हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे विजन आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी यहाँ पे अक्टूबर मंथ की चल रही है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो गई है। साइंस एंड टेक हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि आपको जीनोम सीक्वेंसिंग मिल चुका है, नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री मिल चुका है। आज हम लोग यहाँ पे मेडिसिन देख लेते हैं, ठीक है, फिर फिजिक्स भी देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं मेडिसिन में। तो नोबेल प्राइज़ जो मेडिसिन में दिया गया है, इससे पहले आप लोग रिवाइज कर लीजिए कि इससे पहले जो हम लोग डिस्कस किए हैं कि नोबेल प्राइज़ जो केमिस्ट्री में है वो किनको दिया गया है और किस डिस्कवरी के लिए दिया गया है। साथ ही साथ आप लोग ये भी बताइए कि नोबेल पीस प्राइज़ किसको दिया गया है। इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मेडिसिन में दिया गया है तो किनको दिया गया है। हार्वे ऑल्टर, चार्ल्स राइस और माइकल को दिया गया है। वो भी किस लिए? तो मेडिसिन यहाँ पे जो डिस्कवरी किया गया है वो हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए। तो हेपेटाइटिस आप लोग हमेशा देखते हो, यूपीएससी का भी एक फेवरेट टॉपिक है साइंस का, कि हेपेटाइटिस के बारे में वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो इसलिए हेपेटाइटिस के बारे में आपको पता होना चाहिए और आपकी डेली लाइफ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस होता क्या है? हेपेटाइटिस आप लोग देखोगे कि ये एक लीवर का डिजीज़ है, ठीक है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए आपको। तो ये एक लीवर का डिजीज़ है। साथ ही हेपेटाइटिस वायरस के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेपेटाइटिस है हमारे पूरे वर्ल्ड में, अगर हम लोग दूसरे इन्फेक्शंस की तुलना में देखें तो। हेपेटाइटिस में भी आपको कैटेगरी देखने को मिलेगा, यहाँ पे ए, बी, सी, डी, ठीक है। तो इस तरीके का आपको जो है हेपेटाइटिस में भी कैटेगरी देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हेपेटाइटिस वायरस जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और साथ ही साथ कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस की बात करें, जैसे कि अल्कोहल या सर्टेन ड्रग्स, तो इससे भी ज़्यादा जो कॉमन है वो हेपेटाइटिस वायरस है। तो यहाँ पे डिस्कवरी क्या किया गया है? तो अगर हम लोग देखें कि हेपेटाइटिस जो यहाँ पे हेपेटाइटिस जो सी वायरस है, यहाँ पे हेपेटाइटिस सी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हेपेटाइटिस सी वायरस जो है 1970 में डॉक्टर हार्वे ऑल्टर के द्वारा यहाँ पे साइंटिस्ट के टीम को लीड किया गया था कि कैसे यहाँ पे मोस्ट केसेस जो यहाँ पे निकल कर आ रहा है पोस्ट ट्रांसफ्यूशंस में, तो उसको यहाँ पे देखना है। यानी कि अभी तक इसको टाइप ए और टाइप बी के साथ इसको लिंक नहीं किया गया था। तो इस डिस्कवरी में एक हिंट प्रोवाइड किया गया है कि जैसे आप लोग देखो कि पैथोजेंस का जो एग्जिस्टेंस होता है वो अभी तक डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि क्यों होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे देखा जाएगा। सेकंड चीज़ है कि आइडेंटिफाई किया गया है, और जो यहाँ पे हेपेटाइटिस सी वायरस है इसको नेमिंग भी की गई है, यानी कि नामांकन भी हुआ है। 1980 में क्या हुआ कि डॉक्टर हॉन्गटन जो थे और इनके कॉलीग जो थे वो यहाँ पे फर्स्ट किए यहाँ पे कि हेपेटाइटिस सी वायरस का जो है क्या आइडेंटिटी है, यानी कि ये दिखता कैसा है। जैसे आपकी आइडेंटिटी के बारे में बात करूँ तो आप दिखते कैसे हो, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। कल को अगर आप आईएएस आईपीएस बन जाओगे तो आपका यही होगा कि वो आईएएस आईपीएस है, तो ये आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे हेपेटाइटिस सी जो है ना, ये इसका नाम तो पता है लेकिन इसकी आइडेंटिटी नहीं पता है। तो इसकी आइडेंटिटी खोज निकाला और साथ ही साथ यहाँ पे नाम भी दिया, जिसको कि इन्फेक्शियस कल्प्रिट भी कहा जा रहा है। यानी कि कल्प्रिट मीन्स आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, चोर उचक्के बदमाश को ही कहते हैं। तो यहाँ पे इन्फेक्शियस है, यानी कि इतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाने वाला इसको कहा गया है इन्फेक्शियस कल्प्रिट। इनका जो काम है ना, इससे क्या हुआ कि डायग्नोस्टिक टेस्ट यहाँ पे डेवलप हो पाया कि यहाँ पे जो ब्लड में वायरस है, क्योंकि आप देखो वायरस कहाँ होता है, कोरोना वायरस भी अभी अभी जो आप लोग देख रहे हो वो तो हमारे जो टेस्ट करते हैं, यानी कि नेवल से टेस्ट करते हैं या फिर आपका माउथ से इंटर करके टेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका स्लाइवा होता है उससे पता चल जाता है कि हाँ उसमें वायरस है कि नहीं है। लेकिन ब्लड में जो ये वायरस होता है हेपेटाइटिस सी, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट यहाँ पे निकल कर आया। डॉक्टर्स को भी अनेबल किया गया, रिसर्चर्स को भी फर्स्ट टाइम कि वो यहाँ पे पेशेंट को स्क्रीन करे, देखे, और डोनर्स को भी यहाँ पे स्क्रीन करे और देखे, ठीक है। कन्फर्मेशन जो है यहाँ पे हेपेटाइटिस सी वायरस का, वो भी यहाँ पे सोल कॉज है नॉन ए नॉन बी केसेस ऑफ हेपेटाइटिस का। तो थर्ड डॉक्टर जो है यहाँ पे, थर्ड साइंटिस्ट डॉक्टर राइस, उनके द्वारा यहाँ पे हेपेटाइटिस सी वायरस को जो है आइसोलेट किया गया लैब में। क्योंकि ये क्या करते हैं, ब्लड लेते हैं, ब्लड से जो है वायरस को अलग करते हैं और फिर उसको लैब में लेकर जो है उसको और ज़्यादा जो है आप लोग देखते होंगे कि माइक्रोस्कोप लगा लगा के वो जो है अलग करते जाते हैं। और यहाँ पे देखिए कि एनिमल होस्ट में जो है क्या ये डिजीज़ पाया जा रहा है। तो इसको यहाँ पे देखा गया कि चिंपैंजी, यानी ठीक है, तो चिंपैंजी एक एनिमल होस्ट है जहाँ पे ये डिजीज़ पाया जाता है। तो ये जो स्टडी है ना, ये यहाँ पे हेपेटाइटिस सी वायरस को कंफर्म की है। एक सोल इन्फेक्शन एजेंट है जो कि यहाँ पे जो मिस्टीरियस नॉन ए और नॉन बी केसेस ऑफ हेपेटाइटिस है ना, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। और इसी में एक क्रूशियल एनिमल मॉडल भी रखा गया है कि फर्दर आगे आने वाले दिनों में इसको और अच्छी तरीके से यहाँ पे स्टडीज़ की जाएगी और भी ज़्यादा डिस्कवरी किया जाएगा। तो अभी तक क्या था कि हम लोग वायरस के बारे में बात करते थे, मेनली यहाँ पे हेपेटाइटिस के बारे में, लेकिन हेपेटाइटिस सी का अभी तक कोई भी यहाँ पे वैक्सीन नहीं था और इसके बारे में मेनली ज़्यादा जानकारी नहीं थी।
थी। लेकिन अब क्या है कि इन तीनों साइंटिस्ट के द्वारा जो है कई लंबे वर्षों से यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है, कई लंबे वर्षों से जो है इनके द्वारा खोज निकाला कि ये दिखते कैसे, इनका आइडेंटिटी किया गया और साथ ही साथ जो है इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया गया और साथ ही साथ यहाँ पे इनको नाम भी दिया गया। अब कुछ हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में कुछ बेसिक समझते हैं, इसके अलावा ए बी सब के बारे में समझेंगे। ये ब्लड बॉर्न वायरस है, यानी कि ये खून में ये वायरस होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि हेपेटाइटिस सी डिजीज़, आप लोग को याद होगा कि बचपन में ही मुझे लगता है कि 5 साल या 8 साल तक में जो है ना ये हेपेटाइटिस का जो है आपको वैक्सीन लगाया जाता है। 2-3 फेजेस में होता है, ये आपको लगाया जाता है। तो अगर आपने लगाया है, आपको याद आ रहा है कि हाँ 1 साल 2 साल के इंटरवल में आपको जो है 3 फेजेस में लगे होंगे। मुझे जहाँ तक ये याद है कि मैंने 3 फेज़ में लगाई है, इसलिए मुझे ये चीज़ें याद है कि मैं 8 साल की, 5 से 8 साल के बीच में मुझे लग गया था। तो वही आप लोग को भी याद होगा, अगर आप लोग ऐसा कोई वैक्सीन लगाए हो तो आप लोग निश्चित रहिए कि आपको हेपेटाइटिस की बीमारी कभी नहीं होने वाली है। लेकिन आप लोग अगर नहीं लगाए हो तो थोड़ा सा सचेत रहिए। अब डरने की ज़रूरत नहीं है कि जिसने वैक्सीन नहीं ली है उसको ज़रूर हेपेटाइटिस की बीमारी होती है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ ना कुछ प्रिकॉशन ज़रूर लेकर चलना चाहिए। तो ये ब्लड बॉर्न वायरस है और ये हेपेटाइटिस सी इससे होता है, जिससे हमारे लीवर अफेक्ट होते हैं। अब आप समझ सकते हो कि लीवर अगर अफेक्ट होगा तो उसके बाद क्या होता है कि आप खाना नहीं, जो भी खाओगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको वॉमिट हो जाएगा। तो सबसे प्राइमरी चीज़ क्या है ज़िंदा रहने के लिए? खाना खाते हो ना, और खाना ही अगर डाइजेस्ट नहीं हो तो फिर आप लोग कैसे ज़िंदा रहोगे? तो इसलिए लीवर को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है ना, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, सबका अपना अपना खेल है। लेकिन लीवर एक ऐसा है ना कि अगर ये डिस्टर्ब होता है तो आपको डिस्टर्ब करके रख देता है, बस ये समझिएगा। तो लीवर को बहुत प्यार से रखने का, और इससे क्या होगा कि यहाँ पे आप लोग देखो कि जो कंटामिनेटेड ब्लड होते हैं और ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप लोग देखो कि कहीं पे भी टैटू बनाते हो, जो कि आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो अगर टैटू जो बनाते हैं ना, मान लीजिए मुझे टैटू बना और उसी निडल से फिर आपको टैटू बना दिया गया, तो इससे क्या होता है कि मेरा जो ब्लड है वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में भी ट्रांसफ्यूज़ हो जाएगा, इंटर कर जाएगा। और अगर मुझे हेपेटाइटिस सी है तो ये इसलिए आपको ट्रांसमिट हो जाएगा, आपको भी हेपेटाइटिस सी हो जाएगा, ठीक है। तो इंजेक्शन वगैरह भी, हॉस्पिटल जाते हो या फिर घर में भी इंजेक्शन लेते हो, तो उसमें भी आप देखो कि एक ही निडल अगर 2-3 को इस्तेमाल कर देते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में करते हैं ऐसा। आप लोग जब भी जाओ ना तो अपने सामने देखो कि आपके सामने वो निडल वाला जो पैकेट होता है उसको वो फाड़ रहे कि नहीं फाड़ रहे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको स्वस्थ रखेगी और लंबे समय तक जो है आप टेंशन फ्री रहोगे। तो अवेयर रहिए, फालतू की चीज़ों पे मत बनिए, किसी पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट जो बाहर वाले लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मम्मी पापा पे भरोसा मत करो, वो उन पे ऐसा डाउट भी नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इंजेक्शन वगैरह जब भी आप कहीं से भी लगवाओ तो मेक श्योर कि आप लोग का सब कुछ फ्रेश हो। बेटर है कि आप लोग खुद ही परचेज़ करके दो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आज के डेट में ना सब यहाँ पे करप्शन के चक्कर में ना लोगों की जान लेने पे तुले हुए हैं। तो जब मेडिकल प्रोसीजर होता है या फिर इंजेक्शन जो ड्रग्स यूज़ होता है, तो जैसे कि आप लोग देखते हो कि पेन ड्रग्स वगैरह भी लेते हैं इंजेक्शन्स के थ्रू, तो एक ही इंजेक्शन के थ्रू 2-3 अगर लड़के बैठे लड़कियाँ बैठे तो वो लोग उसी से ड्रग्स ले लेते हैं, अंदर बॉडी के अंदर जो है वो इंजेक्ट कर लेते हैं। तो उससे भी बहुत तरीके का जो है बीमारियाँ आपका फैलता है। और मेनली हम लोग बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस सी की, तो ये आप समझ जाओ कि ये ब्लड से ही ट्रांसमिट होने वाला डिजीज़ है। तो प्लीज़ आप लोग टैटू वगैरह भी बनवाने के शौकीन होते हो तो मेक श्योर कि अच्छी जगह से बनवाओ। अच्छी जगह में ये सारे काम नहीं होते, छोटे छोटे जो लोकल जगह होते हैं ना, तो वहाँ पे ये कम सस्ते दाम में अगर आप जाओगे तो फिर आपको तो कुछ नुकसान झेलना ही है। तो इसलिए 2 पैसा ज़्यादा दे दीजिए, अच्छी जगह पे जाके टैटू बनाइए, तो फिर कोई यहाँ पे जो है रिस्क का बात नहीं होता है। अगर WHO के अकॉर्डिंग देखें तो बताया गया कि 71 मिलियन जो पीपल है वो आज की भी डेट में एक क्रॉनिक इन्फेक्शन यानी कि जो हेपेटाइटिस सी वायरस है उससे वो सफ़र कर रहे हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है बट ये मच लेस कॉमन है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि HIV एड्स है तो वो तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से ही देखने को मिलता है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे हेपेटाइटिस सी वायरस भी जो है ना वो बहुत ही लेस कॉमन है। अगर ब्लड आता है तभी आपका जो है वो ब्लड जो है वो आपका ट्रांसफ्यूज़ होता है, अदरवाइज़ जो है यहाँ पे सेक्सुअल ट्रांसमिशन में जो है ना बहुत लेस कॉमन है। बट हाँ ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है। ये एक मेजर कॉज ऑफ लीवर कैंसर भी है। आगे चलकर अगर आपको हेपेटाइटिस सी होता भी है तो इसके कुछ खास सिम्टम्स होते नहीं है, तो इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। ये कब पता चलेगा? जब लास्ट स्टेज आ जाएगा, कैंसर आ जाएगा, तब आपको पता चलेगा। यानी कि कैंसर के टाइम में जब आपके खाने आपको डाइजेस्ट नहीं होंगे, आपको पेन होगा, बहुत तरीके के लम्स वगैरह हो जाते हैं, लाइपोमा हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो है ये कैंसर का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर कॉजेज जो है ये लीवर कैंसर का भी यही एक कारण है। आज की डेट में आप देख रहे हो वैसे भी इंडिया में कैंसर की केसेस
केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है और लीवर कैंसर खास करके है। तो ये जो है ना बताया जा रहा है, यहाँ पे रिसर्च किया गया है कि हेपेटाइटिस सी के कारण ही जो है यहाँ पे लीवर कैंसर की केसेस बढ़ते जा रही है। कोई भी वैक्सीन आज तक अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसके लिए हम लोग इतना ज़्यादा महामारी आज भी इससे जूझ रहे हैं। तो ये हो गई हेपेटाइटिस सी वायरस की। इसके अलावा भी और भी वायरस है, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हेपेटाइटिस ए वायरस की बात करते हैं। तो ये कहाँ होता है? फीसेस में होता है, ठीक है। जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं ना, फिसेस में होता है। और या तो आप अगर गंदा पानी या गंदा खाना अगर खा लेते हो तो ये आपको हेपेटाइटिस ए वायरस होने की चांसेस है। जैसे कहीं पे भी चले जाते हो, ढाबे वगैरह, छोटे छोटे जो होटल्स होते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट की बात नहीं करूँगी मैं, लेकिन हाँ कहीं पे भी बाहर के पानी पीने से बचिए। अगर बाहर आप रेस्टोरेंट वगैरह, होटल वगैरह में भी जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप लोग बिस्लरी वाटर यूज़ कीजिए। किया जाता है 20 रुपये का एक बॉटल होता है, बट ये तो इंश्योर हो पाता है ना कि आप जो है अच्छे पानी पी रहे हैं। गंदे पानी पीने से बहुत तरीके के डिजीज़ होते हैं, मेरी बात मानिए, बहुत तरीके के डिजीज़ होते हैं। तो बाहर का पानी मत पीजिए। क्या आप लोग गारंटी करते हो कि वो लोग अंदर से जो वाटर लेकर आते हैं ग्लास में वो फ़िल्टर ही लेकर आते होंगे? क्या पता टैप वाटर से डायरेक्टली वो ओपन करके लाते हैं, फ़िल्टर वाटर नहीं देते हैं। तो देखिए, होटल का खाना बहुत ही ज़्यादा फ्रेश तो नहीं माना जाता है। आप लोग भी पता है कि कई लंबे समय से से जो है वो लोग सारी चीज़ों को अरेंज करके रखते हैं और वही गरम गरम करके देते रहते हैं। तो देखिए, वो हाइजीन मेंटेन नहीं करते। मैं सारे होटल्स की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ होटल्स बहुत अच्छे हैं, कुछ रेस्टोरेंट बहुत अच्छे हैं, बट फिर भी आप लोग, मैं कहीं ना कि बाहर इस तरीके से आप लोग को अपने हेल्थ के साथ लापरवाह नहीं करना है। या तो सबसे अच्छी बात है कि अगर आप लोग कहीं डिनर पे निकल रहे हो, लंच पे निकल रहे हो, तो अपने घर से ही एक वाटर बोतल लेके जाओ, है कि नहीं? ये सबसे बेटर होता है। भले आप अंदर लेके नहीं जाओ, गाड़ी में ही रखो, बाहर आके जो है गाड़ी में पानी पी लो। थोड़ी देर नहीं पीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। उसकी जगह आप कोल्ड ड्रिंक मंगा सकते हैं या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स मंगा सकते हैं। तो ये सारा काम जो है कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक में मतलब कहने का मतलब है जैसे लेमन वाटर होता है, तो ये सब आप मंगा सकते हो, मोजिटो वगैरह मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इतना भाषण भी इसलिए देती हूँ ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली मैं देखी हूँ कि गुपचुप खाने वाले जगहों पे भी जो है लड़कियाँ स्पेशली, लेकिन लड़के भी पीछे नहीं रहते, कि वो लोग पानी पीने लगते हैं वहीं के भी, और तब कि वहाँ का पानी पीने लायक नहीं होता है, वो फ़िल्टर्ड वाटर नहीं होते। तो आप लोग इतना ईज़िली जो है गुपचुप खा रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके अलावा गुपचुप मीन्स पानी पूड़ी, समझ रहे हैं ना, हर एक जगह इसका नाम अलग होता है। तो पानी पूड़ी कहते हैं कई जगह पे। तो उसको जो आप लोग खाते हो तो वहाँ पे पानी मत पियो, ठीक है। पानी आप लोग अपना पियो, घर पे आके पियो, बाहर बिस्लेरी खरीद के पी लो, ये सही रहेगा। तो गंदे पानी पीना और गंदे खाने खाने से हेपेटाइटिस ए होता है, ठीक है। समझते जाइएगा, याद करने का ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझिए, आपके माइंड में बैठ जाएगा। हेपेटाइटिस सी कैसे होता है? ब्लड में होता है। हेपेटाइटिस ए कैसे होता है? गंदा पानी और गंदा खाना खाने से होता है। हेपेटाइटिस बी की अगर वायरस की बात करूँ तो ये जो है इन्फेक्टेड ब्लड या सीमेन या अदर जो बॉडी फ्लूइड है, जैसे आप देखते हो कि हमारे बॉडी से कई तरीके के फ्लूइड निकलते हैं, जैसे पसीने वगैरह भी निकलते हैं, कुछ आपको फ्लूइड भी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के फ्लूइड अगर हमारा ट्रांसमिट होता है, अगर वो इन्फेक्टेड है, मान लीजिए मुझे अगर हेपेटाइटिस बी है और ये अगर किसी और को ट्रांसमिट होता है, इन्फेक्टेड ब्लड भी यहाँ पे इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर ट्रांसमिट होती है किसी और को, अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ तो उसे भी यहाँ पे हेपेटाइटिस बी होने की चांसेस है। हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में बात करूँ तो ये इन्फेक्टेड मदर से इन्फेंट में भी होता है और बर्थ के टाइम में, और फैमिली मेम्बर से ये जो है ना बच्चों में भी होता है। तो ये आप लोग समझते हो, क्योंकि बच्चे पेट में होते हैं, मदर से ही वो कनेक्टेड होते हैं लिक्विड से, जो भी हाँ मदर खाती है तो वो जो है लिक्विड बन के बच्चों के अंदर जाता है, तो ये लिक्विड से ट्रांसफ़र होता है, तो इसलिए ये मदर से जो है इन्फेंट में भी ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसमिशन की बात करूँ तो ये ट्रांसफ्यूशन जो हेपेटाइटिस बी वायरस का है, ये कंटामिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट में भी हो सकता है। तो अगर गंदे खून है, तो अगर गंदे खून है या फिर खून के प्रोडक्ट है तो उससे भी हो सकता है। जैसे कि आपने वही चीज़ है कि इंजेक्शन अगर आपने लगा ली, क्योंकि ब्लड का तो वही होता है सबसे बड़ी बात कि निडल अगर आप लोग यूज़ करो, चाहे आप लोग डॉक्टर के पास जा रहे हो इंजेक्शन लगा रहे हो या फिर आप लोग टैटू बनवाने जा रहे हो, तो निडल अगर किसी और का यूज़ कर रहे हो तो उसमें ब्लड आता ही है। इंजेक्शन टाइम में भी ब्लड आता है, टैटू बनाने में भी ब्लड आता है। तो ये बहुत ईजी वे है ट्रांसमिट होने का। साथ ही सेफ़ एंड इफेक्टिव वैक्सीन जो है वो अवेलेबल तो है, इसलिए हेपेटाइटिस बी वायरस जो है आपको ज़्यादा डेंजरस देखने को नहीं मिलेगा। वैक्सीन अवेलेबल होता है, इट मीन्स कि आप लोग जो है सेफ़ हैं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात होता है, लोगों को ये नहीं पता होता है कि वैक्सीन और मेडिसिन में मेन डिफरेंस क्या है। सब लोग इसको एक ही जैसा मानते हैं, ठीक है। अभी भी मैं कई बार ऐसा सुनती हूँ ना कि मेरे अगल बगल लोग कहते हैं कि कोरोना की मेडिसिन कब आएगी, कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो कोरोना की मेडिसिन नहीं आएगी, कोरोना एक तरीके का वायरस है तो इसके लिए वैक्सीन आएगी, ठीक है। अब मेन डिफरेंस समझिए।
जैसे अभी कोरोना चल रहा है, अभी आप लोग क्या है ना कि बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि फील कर रहे हो। तो कोरोना चल रहा है, हर कोई बोल रहा है मुझे वैक्सीन दे दो, मुझे वैक्सीन दे दो, सब कोई वैक्सीन के पीछे पड़ा हुआ है। तो वैक्सीन अगर आप ले लेते हो, अगर आपको कोरोना आप अफेक्टेड हो या ना हो, लेकिन अगर आप वैक्सीन ले लेते हो, इट मीन्स कि आगे आने वाले दिनों में आपको कोरोना वायरस अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी जो है ये वायरस अवेलेबल रहेगा। ठीक है, अगर अटैक भी करता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अटैक ही नहीं करेगा, सबसे बड़ी बात ये है। तो वायरस जो है बीमारी होने से पहले लेते हैं, और जब आपको बीमारी हो जाता है तो उसको क्योर करने के लिए मेडिसिन लेते हैं। और मेडिसिन आपका गोलियों के फॉर्म में होता है, वैक्सीन आपका इंजेक्शन लिक्विड के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये समझ गए। तो वैक्सीन मेजोरिटी आप देखोगे कि वायरस के लिए लेते हैं। जैसे पोलियो वायरस है तो बच्चे को ही क्यों 2 बूंद ड्रॉप दे देते, बड़ों को क्यों नहीं देते? तो बचपन में ही वो ड्रॉप इसलिए दे दिया जाता है कि आपको आगे चल के जब तक आप बड़े हो ना, तो आपको जो है पैरालिसिस अटैक ना मारे, पोलियो बीमारी ना हो, तो इसलिए बचपन में ही दे दिया जाता है। हेपेटाइटिस ये सारी जो वैक्सीन है होती है ना, ये बचपन में ही दे दिया जाता है ताकि आपको आगे चल के ना हो। अब ये हेपेटाइटिस बी का जो यहाँ पे वैक्सीन है, ये बचपन में ही लोग बच्चों को दे दिया जाता है, मतलब कि 5 से 8 साल के बीच में, कि आपको आगे चलकर कभी भी हेपेटाइटिस बी की बीमारी ना हो। ठीक है, अब हेपेटाइटिस सी की तो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए नहीं मिल रहा है, लेकिन मिलता तो ज़रूर ले लेते, है कि नहीं? और मिलता तो ज़रूर ले लेते। तो आज के डेट में लीवर कैंसर से इतने लोग नहीं मरते। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि हेपेटाइटिस सी के ऊपर भी यहाँ पे जो है डिस्कवरी हो। तो बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया गया। आप समझ रहे होंगे कि अब कि कितना अच्छा काम किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ लीवर कैंसर के जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और लीवर कैंसर से मरने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीन यहाँ पे लेकर आए हेपेटाइटिस सी के लिए भी। जैसे आज के डेट में चिल्ला रहे सब कोरोना की वैक्सीन के लिए, वैसे ही यहाँ पे हेपेटाइटिस सी के लिए भी वैक्सीन की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको बचपन में दिया होगा हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन। ठीक है, तो वैक्सीन क्या है कि बीमारी होने से पहले लेते हैं, और जब अगर कोई बीमारी हो जाता है, जैसे आपको बुखार हो गया, जुकाम हो गया, आपको डायबिटीज़ हो गई, आपको कुछ भी तरीके का टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, डेंगू हो गया, तो आप क्या करते हो? उसकी दवा खाते हो ठीक होने के लिए। ठीक है, जो डिस्कवरी है हेपेटाइटिस बी वायरस की, ये यहाँ पे आप लोग देखो कि बरूच बल्मर के द्वारा किया गया है, जिनको यहाँ पे नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी ऑलरेडी दिया गया था 1976 में। तो इन्होंने वैक्सीन डेवलप किया था, इसलिए इनको यहाँ पे नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब यहाँ पे वैक्सीन तो डेवलप नहीं हुआ है विटामिन हेपेटाइटिस सी की, लेकिन हाँ यहाँ पे उनकी आइडेंटिटी और उसका नाम यहाँ पे निकल कर आया है, काफ़ी हद तक जो है समझ पाए। जब तक समझेंगे नहीं कि वायरस कैसा है, तब तक उसका वैक्सीन कैसे बनाएंगे, है कि नहीं? अब हेपेटाइटिस डी वायरस भी है। हेपेटाइटिस डी वायरस की बात करूँ तो ये इन्फेक्शन जो है, सिर्फ यहाँ पे जो लोग यहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्टेड है ना, उन्हीं को सिर्फ हेपेटाइटिस डी वायरस हो सकता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिसको यहाँ पे हेपेटाइटिस बी है, उसी को यहाँ पे हेपेटाइटिस डी होने के चांसेस है। बाकी किसी को अगर ए है, बी है, ए है और सी है, तो उसको यहाँ पे हेपेटाइटिस डी नहीं होगा। हेपेटाइटिस डी उसी को होगा जिसको बी वायरस ने अटैक कर रखा है। तो ये ड्यूअल इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि माना जाता है कि जिसको बी वायरस रखा है उसको डी वायरस भी हो रखा होगा, क्योंकि दोनों का आज तक जो है यहाँ पे आप लोग देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वैक्सीन नहीं है। सॉरी, दोनों का यहाँ पे वैक्सीन है। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो यहाँ पे हेपेटाइटिस डी वैक्सीन को भी यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है, प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए आपको जो है इंजेक्शन लगे होंगे। हेपेटाइटिस ई वायरस की बात करूँ तो ये मोस्टली जो ट्रांसमिट होता है, ये अगेन जो है आप जो गंदे फूड और गंदे वाटर पीते हो, उससे यहाँ पे हेपेटाइटिस ई वायरस होता है। ये कॉमन कॉज है हेपेटाइटिस का, जो कि काफ़ी डेवलपिंग पार्ट्स में ये इसका आउटब्रेक देखने को मिला था, और इसको इंपॉर्टेंट कॉज माना जाता है हमारे डेवलप कंट्रीज़ में भी। सेफ़ और इफेक्टिव वैक्सीन जो है वो यहाँ पे बस प्रिवेंट कर सकता है हेपेटाइटिस ई वायरस इन्फेक्शंस का, जिसको कि डेवलप किया गया है, बट ये ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे जितने भी दूसरे यहाँ पे आपको वायरस देखने को मिल रहे हैं, सबकी वैक्सीन अवेलेबल है। इसलिए आपको जो बचपन में वैक्सीन लगा होगा ये हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई का लगा होगा। हेपेटाइटिस ए कैसे होता है? जब आप गंदे खाने और पानी पी लेते हो, तब आपको यहाँ पे हेपेटाइटिस ए होता है, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस में भी होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये हेपेटाइटिस ए का कारण है। हेपेटाइटिस बी कैसे होता है? इन्फेक्टेड ब्लड, सीमेन या फिर आपके बॉडी फ्लूइड अगर ट्रांसमिट होते, ट्रांसफ्यूज़ होते, तो भी इससे होता है। हेपेटाइटिस डी कैसे होता है? जिसको हेपेटाइटिस बी है उसको गिफ्ट में मिल जाता है हेपेटाइटिस डी। ठीक है, अलग से सिम्टम्स नहीं है, इसका अलग से क्राइटेरिया नहीं है। ये बाय वन गेट वन फ्री आप समझ सकते हो कि हेपेटाइटिस बी अगर आपको हुआ है ना, तो गेट वन फ्री हो जाएगा, हेपेटाइटिस डी आपको मिल जाएगा। हेपेटाइटिस बी ई कैसे होता है? तो ये भी आपका जो है, अगर गंदे पानी और गंदे भोजन अगर आप यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हो, तो फिर ये आपको हो जाता है। तो आप बोलोगे कि मैम हेपेटाइटिस ए और ई के बीच में क्या डिफरेंस रह गया? दोनों तो सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। हेपेटाइटिस ए का जो यहाँ पे मेजोरिटी देखा जाता है, वो यहाँ पे फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड
पर्सन से देखा जाता है। और अगर हेपेटाइटिस ई की बात करें तो ये कंटामिनेशन जो ब्लड और जो यहाँ पे कंटामिनेटेड वाटर और फूड है उसी से देखा जाता है। तो कहीं ना कि इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है, लेकिन ये वाइडली जो है ये अवेलेबल नहीं होती। वैक्सीन तो डेवलप कर दिया गया है ई का, लेकिन इसको अवेलेबल नहीं किया गया है। तो इसका काम कर देता है हेपेटाइटिस ए। ठीक है, हेपेटाइटिस का ए का यहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल है और बहुत बड़े मात्रा में इसको यूज़ भी किया जाता है। तो आप जो वैक्सीन लेते हो उसमें ए, बी और डी का निपटारा हो जाता है, बच जाता है यहाँ पे सी बेचारा। सी का अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं यहाँ पे बना है, तो इसलिए सी जो हेपेटाइटिस सी ये वायरस है ना, ये बहुत आतंक मचा रहा है। और देखते हैं ये कब तक आतंक मचाता है। ये इतना आतंक मचा रखा है कि लीवर कैंसर की जो केसेस है वो बहुत सुटअप हो गया। एक बार गूगल कीजिएगा ना कि हमारे इंडिया में मरने वाले लोगों की जो फीमेल में नहीं मेल में मरने वाले जो मेल होते हैं ना कैंसर से, वो किस कैंसर के कारण होते हैं। और उसके बाद आप जो है ना, एक मैं आप लोग का लेसन ली थी लास्ट मुझे लगता है सितंबर मंथ का ही, फैटी लीवर का, है कि नहीं होगा फैटी लीवर का। तो उसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा बहुत आपको बताई थी, ज्ञान दी थी कि लीवर को आप लोग को कैसे जो है हेल्दी रखना है और वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं वही चीज़ें बोल रही हूँ कि लीवर को ध्यान से आप लोग जो है प्रोटेक्ट कीजिए, अदरवाइज़ आपकी वाट लग जाने वाली है। ठीक है, तो जिस खाने के लिए आप लोग इतना मेहनत करते हो, 2 रोटी के लिए इतना मेहनत करते हो, अगर वो रोटी आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो फिर आपका इतना पढ़ना और इतना कमाना जो है कहीं भी कोई भी किसी भी तरीके से वो इंपॉर्टेंट नहीं रखता। तो ये छोटी छोटी चीज़ है जो कि समझिए, अदरवाइज़ फिर आगे आपको जो है ना बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतनी ही रखते। ये थी यहाँ पे नोबेल प्राइज़ जो कि यहाँ पे मेडिसिन में दी गई है। हेपेटाइटिस सी को वायरस को डिस्कवर किया गया, यानी कि वायरस कैसा है। जैसे अभी देखेंगे कि कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाने की बात थी, तो कोरोना वायरस की पूरी स्ट्रक्चर निकल कर आई। पहले देखा गया कि वायरस है कैसा, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो बहुत ही आप लोग भी फेमस देखे होंगे कि कोरोना वायरस के हेलमेट बनाए गए, कहाँ कहाँ नहीं वायरस निकल कर आया। तो इस तरीके से स्पाइक्स भी इसकी बनाई गई, एक प्रोटीन स्पाइक्स कहा जा रहा है। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बनाया गया क्योंकि उसको आइडेंटिफाई किया गया। लेकिन अभी तक हेपेटाइटिस सी को आइडेंटिफाई नहीं किया गया था, बट अब आइडेंटिफाई कर लिया गया। तो इतना भी खोज कर लिए तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ दे दिया गया। कल को अगर वैक्सीन जो बना देता है हेपेटाइटिस सी का, तो अगेन उनको भी नोबेल प्राइज़ जो है फिजियोलॉजी में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी बातें याद रखिएगा। आज के लिए बस इतनी ही रखते। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में। सारे नोबेल प्राइज़ को देख लीजिए क्योंकि इससे यूपीएससी में क्वेश्चंस बनते ही है। अब यूपीएससी में तो आपसे ये नहीं पूछेगा ना कि आप लोग ये बताइए कि किसको किसको दिया गया। भाई और एग्ज़ाम के लिए भी तो कुछ क्वेश्चन छोड़ना चाहिए ना। तो यूपीएससी क्या करती है ना कि सारे एग्जाम्स के लिए वो सारे क्वेश्चन छोड़ देती है कि आप पूछ लो कि किस फिजियोलॉजी में किसको दिया गया। लेकिन वो जो पूछते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाके पूछते हैं, वो उल्टा खोपड़ी करके पूछते हैं कि बच्चों का दिमाग 360 डिग्री में घुमा देना है। तो वो यहाँ पे इस तरीके के वायरस से पूछते हैं। ठीक है, ये 5 तरीके का आपको देखने को मिलेगा, ABCDE। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे कि क्या इसमें आया था। उसके बाद आप लोग की जो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो बाय 1 गेट 1 फ्री याद रखिएगा कि जिसको बी वायरस हो उसको डी वायरस भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।